नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस की दूसरे चरण की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा शुरू हो चुकी है। बता दें कि केदारनाथ धाम के नाम से दिल्ली में मंदिर का शिलान्यास और श्री केदारनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के नाम से वसूली करने के विरोध में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अगुवाई में 24 जुलाई को हर की पैड़ी से केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा शुरू की थी, लेकिन 31 जुलाई को केदारनाथ घाटी में आई आपदा को देखते हुए कांग्रेस ने सीतापुर में यात्रा स्थगित कर दी थी। तो वहीं यात्रा का दूसरा चरण उत्तराखंड के सीतापुर से शुरू हो चुका है। 13 सितंबर को केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना और जलाभिषेक के साथ यात्रा का समापन किया जाएगा। यात्रा में प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा समेत प्रदेश के वरिष्ठ नेता और पार्टी पदाधिकारी शामिल रहे। बता दें कि घंटाघर से कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ है। एक घंटाघर से चोरी का ये मामला जो है पिछले दिनों पुलिस के संज्ञान में आया था, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई थी और इस पर कार्रवाई भी हुई थी। लेकिन पुलिस ने सघन चेकिंग करने के बाद में घंटाघर से जो चोरी की खबर थी उस पर जो है जाकर मौका वारदात पर जानकारी हासिल की, तो उसमें पाया कि घंटाघर से कोई भी चोरी यहां पर नहीं हुई है। जिस तरीके से जो है केबल और तार और जिस तरीके से जो फव्वारे का चालन नहीं चलता हुआ पाया, उसको देखकर जो है पुलिस ने इस पर अपना नया खुलासा किया है। दरअसल घंटाघर से कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ है, जिसके बाद इस मामले में लाइन हाजिर किए गए चौकी इंचार्ज की भी चौकी में वापसी हो गई है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि मौके पर कोई चोरी की वारदात नहीं हुई है, बल्कि पावर सप्लाई से जुड़े तार काटे गए हैं। तो वहीं इस घटना में मुकदमा है मंगलवार रात दर्ज किया गया था। बता दें कि घंटाघर पर घड़ी और फव्वारे कई दिन से बंद थे, जिसके बाद यह मामला पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ था। वहीं इस मामले में सीओ सिटी ने दरोगा हर्ष अरोड़ा को क्लीन चिट देते हुए जांच रिपोर्ट एसएसपी अजय सिंह को सौंप दी है। एक शिकायत दी गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि घंटाघर पर दूसरी है उस पर कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करके कुछ सवाल ऐसा किया गया जिससे कि वहां पर घड़ी भी रुक गई है और उसकी संभावना चोरी होने की संभावना व्यक्त की गई थी। इसके आधार पर जो जांच प्राप्त था उसी पर लिया गया था, क्योंकि मामला घंटाघर पे मेन सिटी के शहर के बीच का प्रकरण था और इसको देखते हुए आज जो है सुबह प्रातः नगर निगम की टीम, पुलिस की टीम और एफएसएल टीम को बुलाया गया था और पूरा परीक्षण कराया गया। परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर यह पता चला कि वहां पर घंटाघर में जाने के 4 इसमें दरवाजे, इसमें 3 दरवाजे परमानेंट लॉक रहते हैं और एक दरवाजा जो डबल लॉक है जिसमें पहले बाहर चैनल लगा हुआ है, उसके अंदर भी दरवाजा है जिसमें दरवाजा लगा हुआ है और दोनों चैनल गेट और दरवाजा इंटैक्ट पाए गए। साथ ही साथ जो 3 अन्य परमानेंट क्लोज दरवाजे थे वो भी बंद पाए गए। उधर उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने गुरुवार और शुक्रवार के लिए प्रदेश के 11 जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आपको बता दें कि भारी बारिश के मद्देनजर देहरादून, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर के स्कूली जो है छुट्टी घोषित कर दी है। तो वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक रोहित थफलियाल ने बताया कि देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर के साथ साथ यूएस नगर के लिए रेड अलर्ट, जबकि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो वहीं मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने संबंधित जिलों के डीएम समेत अन्य अधिकारियों को अलर्ट रहने और हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। जो है वर्षण में वृद्धि की संभावना है। 13-14 तक देखेंगे कि जो है उत्तराखंड में ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलती रहेगी। जो चेतावनी की बात करेंगे 13 तारीख को वर्षण में वृद्धि है। तो उत्तराखंड के प्लेन्स हैं और उससे लगे हुए जनपद हैं, जैसे कि नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर है खास करके, या बागेश्वर जनपद है, और ऐसे गढ़वाल में जो पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार जनपद है, वहां जो कुछ स्थानों पे भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा की संभावना है और कहीं कहीं वहां पे जो है अत्यंत भारी वर्षा भी मिल सकती है, जिसके लिए वहां पर रेड जो है वार्निंग इशू की गई है। जबकि जो अन्य पर्वतीय जनपद हैं जैसे उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पिथौरागढ़ है, चमोली है, वहां पर जो है कहीं कहीं भारी से लेके बहुत भारी वर्षा मिल सकती है। 13 तारीख में ज्यादा एक्टिविटी की संभावना है। उसके बाद फिर जो है 14 से दोबारा से जो है वर्षण में कमी है
लेकिन जो भारी बारिश है वो कुमाऊं क्षेत्र में, विशेषकर नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर या उधम सिंह नगर है, वहां पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है। उधम सिंह नगर जिले के अलग अलग 2 थाना क्षेत्रों में 2 युवकों ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने दोनों ही युवकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए रुद्रपुर भेजा है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पहला मामला ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र का है, जहां जयप्रकाश निवासी मिलक रामपुर उत्तर प्रदेश ने अपने किराए के मकान में आजाद नगर थाना ट्रांजिट कैंप में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। कमरे में बदबू आने पर आसपास के लोगों ने थाना पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं दूसरा मामला किच्छा कोतवाली क्षेत्र का है, जहां मुकेश कुमार निवासी वार्ड नंबर 16 विकास कॉलोनी किच्छा ने अपने पत्नी से विवाद होने के बाद अपने घर से कुछ दूरी पर जाकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मुकेश के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस रुद्रपुर पहुंचा दिया है। बताया जा रहा है कि मुकेश ई रिक्शा चलाने का काम किया करता था। इसमें एक घटना जो है किच्छा थाना क्षेत्र में हुई है, जिस व्यक्ति की एक खुले स्थान पर बॉडी मिली है, जिसमें पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और मृतक के जो मृत्यु के कारण है उसके बारे में जो अभी तक जानकारी की गई है उसमें कुछ पारिवारिक कलह की बात प्रकाश में आ रही है। बाकी पंचायतनामा और पोस्टमार्टम में जो फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी घटना जो है थाना ट्रांजिट कैंप में आजाद नगर वार्ड नंबर 7 क्षेत्र की है। यहाँ पे एक व्यक्ति जो कि लगभग पिछले 15 दिन से ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में रह रहा था, तो उसका रूम अंदर से बंद था काफी समय से। तो पड़ोस में किसी ने सूचना दी कि रूम से बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही है, तो उस सूचना पर पुलिस ने जाकर के खुद ही बॉडी को देखा अंदर से, तो वो हैंगिंग किए हुए पाया गया। और इसमें भी मृत्यु के कारणों को स्पष्ट करने के लिए पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। इनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है और इसमें भी घटना के कारणों की जांच की जा रही है। जो भी फैक्ट्स आते हैं उसके बेस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उधर जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्टार प्रचारक बनाया गया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व काफी प्रभावित है और आगे भी जहां जहां चुनाव होंगे निश्चित रूप से सीएम धामी प्रचार के लिए वहां जाएंगे। और जहां जहां उनकी अवस्था रहती है, केंद्र में उनकी डिमांड रहती है, राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। वो कार्यक्रम मुझे लगता है कि 5 दिन का समय उन्हें तय किया होगा, तिथि जैसे आएगी उसके सामने होगी। उधर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को आय से अधिक संपत्ति मामले में कांग्रेस लगातार घेर रही है, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बयान सामने आया है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि इसका पूरा विवरण उन्होंने मुख्यमंत्री धामी को दे दिया है। तो वहीं गणेश जोशी के बयान पर कांग्रेस पलटवार किया है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि मंत्री गणेश जोशी मिथ्या प्रवचन कर रहे हैं। गणेश जोशी को अगर मोतियाबिंद हो गया है तो उसका इलाज करा लें। गणेश जोशी पर कांग्रेस ने कोई आरोप नहीं लगाया है, हाईकोर्ट ने उन पर आरोप तय किए हैं। मिथ्या प्रवचन कर रहे हैं। कांग्रेस ने कोई आरोप नहीं लगाया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आरोप तय किए हैं उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति वाले। अपनी आंख का चश्मा उतार लें, देख लें, या मोतियाबिंद हो रहा है तो उसका ऑपरेशन करा लें। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है, कांग्रेस ने कहीं नहीं कहा। कांग्रेस तो ये कह रही है कि नैतिकता के नाते जो आरोप माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनके ऊपर फिक्स किए हैं, नैतिकता कहती है कि उनको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले तो जब मेरे पे कोई आरोप लगते हैं मुझे उसका बहुत फायदा होता है, मेरे या मेरे परिवार को। अगर आपको ध्यान होगा 2016 में एक घोड़ेकांड में मुझे फंसाया गया। अब मैं बार बार कह रहा था साहब कि मैं था ही नहीं, मैं दोष हूं। और जब उसका सच दिखाया गया तो मुझे उसका ये फायदा हुआ। मैं हर मंच पे कहता हूं कि मेरे से पूछते हैं जोशी जी आपकी बेटी बड़ी नेता बन गई है। मैं उसमें कहता हूं मैं हरीश राव जी का बहुत बड़ा योगदान है।
6 कांग्रेस बीजेपी के थे, जिनका 5। उधर हल्द्वानी में नगर निगम की लापरवाही से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम टचिंग ग्राउंड से कूड़े का निस्तारण नहीं कर रहा है। हल्द्वानी शहर से रोजाना लाखों मैट्रिक टन कूड़ा निकलता है। इसके अलावा टचिंग ग्राउंड में नैनीताल जिले के अन्य नगर पालिका और नगर पंचायत का कूड़ा भी आता है। बावजूद इसके उसे कूड़े के निस्तारण के लिए कोई ठोस पहल आज तक नहीं की गई है। नगर निगम ने पूर्व में भी उस कूड़े को प्रोसेस करने के लिए प्लांट लगाया था और जितनी धनराशि में प्राप्त हुई थी उसके सापेक्ष हम लोगों ने उस कूड़े को प्रोसेस कर दिया था। बीच में अब इन्होंने निविदा आमंत्रित की जानी थी, कतिपय कारणों से निविदा सफल नहीं हो पाई और हमें शासन से निर्देश कल ही प्राप्त हुए हैं, तो जल्द से 2 से 3 दिन में हम नई निविदा आमंत्रित कर देंगे। अब जो निविदा आमंत्रित होगी उसमें उस कूड़े की प्रोसेसिंग की भी जिम्मेदारी रहेगी, वहां सीसीटीवी कैमरे की भी जिम्मेदारी रहेगी और जो लोग आग लगा रहे हैं ऐसे असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उधर शांत मिजाज और अपने व्यवहार से सबको भाने वाले कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के तल्ख तेवर विभाग के अधिकारियों के प्रति देखने को मिला है। दरअसल यह पहला मामला है जब धामी कैबिनेट के सबसे युवा मंत्री ने अपने विभाग के अधिकारियों को खरी खोटी सुनाने का काम किया है। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को बिना बताए तबादले और अटैचमेंट का खेल चल रहा है, जिसको लेकर विभाग के अधिकारी मनमानी तरीके से यह सब कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए विभागीय अधिकारियों को भविष्य में इसे बाज आने की हिदायत दी है। पत्र पर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि यह बड़ा दुर्भाग्य है कि विभाग में जो कुछ चल रहा है उसका पता विभागीय मंत्री को नहीं है। इससे यह भी साबित होता है कि विभागीय मंत्री की पकड़ विभाग पर नहीं है। मेरा भी जर्नल है, मेरा भी बना हुआ, मैं तो आया था, मैंने वैसे। देखिए, इस सरकार में हम बार बार कह रहे हैं अधिकारी मंत्रियों को मंत्री नहीं समझ रहे, मंत्री मुख्यमंत्री को मंत्री नहीं समझ रहे और मुख्यमंत्री का विश्वास अपने मंत्रियों पर नहीं है, तो ये खेल तो होना ही होना है। कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मंत्री को ये पता ही नहीं कि मेरे विभाग में क्या खेल हो रहा है। कैसे मंत्री लोग हैं, अगर उनको जानकारी नहीं है तो मैं समझता हूं ये तो उनका सबसे बड़ा फेलियर है, उनकी पकड़ नहीं विभाग में। और सौरभ बहुगुणा जैसा मंत्री ये बात कह रहा है, जिसका अपना एक राजनीतिक इतिहास रहा है, जिसके दादा आदरणीय बहुगुणा जी को, हेमचंद बहुगुणा जी को, कि एक सख्त प्रशासक के रूप में माना जाता है। ऐसा नहीं है कि मंत्री की अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। देखिए, डायरेक्टरेट लेवल पे कुछ ट्रांसफर्स डायरेक्टर को करना अलाउड होते हैं और हर ट्रांसफर मंत्री तक नहीं आता है। लेकिन मुझे कुछ शिकायतें आई थी जिसके कारण वो लेटर मैंने नहीं, मेरे निजी सचिव गुणवंत जी के माध्यम से भेजा गया है डायरेक्टरेट को कि कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग या प्रमोशन डायरेक्टरेट लेवल से किया जा रहा है तो उसका संज्ञान या तो मंत्री के ऑफिस में या सचिव के ऑफिस में देना चाहिए, ताकि हम लोग के नॉलेज में रहे। और कुछ शिकायतें थी अटैचमेंट्स को स्पेशली लेके, तो उस पर वजह से हमने चिट्ठी लिखी है कि कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग प्रमोशन बिना हमारे संज्ञान में लाए हुए नहीं किए जाएंगे और अगर करे जाते हैं तो उसको स्वतः ही रद्द माना जाएगा। उधर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर इन दिनों राजनीतिक वार पलटवार जोरों पर हैं, तो इसी कड़ी में महेंद्र भट्ट के कांग्रेस के प्रभारियों पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता का जवाब सामने आया है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा माहरा दसौनी ने कहा कि महेंद्र भट्ट को पहले अपने कुनबे को बिखरने से बचाना चाहिए, कांग्रेस की चिंता बाद में करें। हाँ, बिल्कुल महेंद्र भट्ट जी से मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे वहाँ प्रभारी और सह प्रभारी आते हैं और सब एकता या एकजुटता एक मंच पर दिखाई पड़ती है, लेकिन आपके वहाँ जो लोग आ रहे हैं या आप जिस तरह से बद्रीनाथ भी नहीं बचा पाए, तो ऐसे में तो निश्चित रूप से आपके ऊपर भी सवालिया निशान होना चाहिए कि बद्रीनाथ में जो उपचुनाव हुआ उसके बाद जो पार्टी में सिर्फ उटव्वल मचा हुआ है, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्रियों ने मोर्चा खोला हुआ है मुख्यमंत्री के और आपके खिलाफ, उसको संभाल पा रहे हैं आप।
उधर उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस सत्ता पर काबिज रही है, लेकिन राज्य गठन में बेहद महत्वपूर्ण योगदान देने वाला क्षेत्रीय दल यूकेडी कभी भी अपनी सरकार उत्तराखंड में नहीं बना पाया है। हालांकि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल क्रांति लाने की कोशिशों में लगा हुआ है। इसी को लेकर यूकेडी के केंद्रीय महामंत्री संगठन कर्नल सुनील कोटनाला का कहना है कि इस बार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को ग्राउंड लेवल पर जाकर यूकेडी की विचारधाराओं को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। देखिए, एक बात तो ये सच है कि इमोशनली जो हैं लोग पूरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मगर क्योंकि आज तक उनको ये अल्टरनेटिव नहीं मिल रहा था कि वो उत्तराखंड क्रांति दल को वोट कर सके, क्योंकि कुछ हमारी कमजोरी थी, कुछ हम उन तक नहीं पहुंच सके। मगर अब 2027 में अगर हम सरकार बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल से अब अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। कार्यकर्ता जो हमारे पुराने हैं उनको फिर से मनोबल उनका बढ़ाएंगे। उधर जनता के बीच अपने खोए हुए जनाधार को फिर से प्राप्त करने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल जल्द ही स्कूल, कॉलेजों, निकाय और पंचायत स्तर पर मुहिम छेड़ने जा रहा है। बता दें कि उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय संरक्षक डॉक्टर शक्तिशैल कपरवाण ने कोटद्वार में मीडिया को दिए अपने एक बयान में कहा है कि यूकेडी आने वाले दिनों में ग्रास रूट पर दल को मजबूत करने के लिए अभियान छेड़ने जा रही है। मैं समझता हूं कि उत्तराखंड क्रांति दल को जो एक अभी तक संसदीय चुनाव में, विधानसभा चुनाव में असफलताएं मिली हैं, अगर उत्तराखंड क्रांति दल को जमीनी स्तर पर मजबूत होना है तो उनको 3 जगह काम करना चाहिए। एक तो कॉलेजों में छात्र संगठनों का पर ध्यान देना चाहिए, दूसरा पंचायतों के स्तर पर संगठन और पंचायत चुनाव लड़ने चाहिए, और तीसरा जो है स्थानीय निकाय जिसमें हमारा नगर निगम है या नगर पालिका है उनका चुनाव लड़ना चाहिए, उस स्तर पर संगठन बनाना चाहिए। तो उत्तराखंड क्रांति दल जो ये ग्रास रूट एक्शन, जैसे जैसे पूरे देश में मौसम अपना रुख बदलता जा रहा है वैसे ही मौसमी बीमारियां भी जो है पैर पसारने लगी हैं, जिसके चलते उत्तराखंड प्रदेश के डेंगू का प्रकोप भी बढ़ रहा है। वहीं जसपुर क्षेत्र में भी संक्रामक बीमारियां पैर पसारने लगी हैं, जिसमें अभी खांसी, जुकाम और बुखार के मरीज लगातार अस्पताल में आ रहे हैं। जसपुर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन गहलोत ने बताया कि बारिश के मौसम के चलते जगह जगह गड्ढे में जलभराव के कारण जहरीले मच्छरों का पैदा होना संक्रामक बीमारियों को बढ़ाता है, जिसके चलते चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन गहलोत ने नगर पालिका प्रशासन से भी नगरीय क्षेत्र में कीटनाशक दवाइयां का मशीन से जो है दवाइयों का छिड़काव करने की मांग की है। जसपुर में वायरल फीवर के, रैसेस के और दस्त के मरीज आ रहे हैं। ये मौसम बदलने से बरसात के बाद क्या होता है, पानी दूषित हो जाता है, तो इस कारण से ये इस तरह की बीमारियां फैलती हैं। बारिश बरसात के बाद में डेंगू भी फैलने की संभावना रहती है। तो मैं सभी क्षेत्रवासियों से अपील करूंगा कि वो मच्छरदानी लगाकर रखें सोते समय, और साथ ही पूरे कपड़े पहनें। बच्चों का खासकर बचाव करें, जिससे कि वो डेंगू से बचाव हो सके। उधर देहरादून जिलाधिकारी सविल बंसल ने दून की सफाई व्यवस्था में गड़बड़ी के बाद मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना से 10 महत्वपूर्ण चार्ज हटा दिया है। उन्होंने सफाई कार्य की निगरानी से लेकर बिल सत्यापन का काम उपनगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल को सौंप दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में डीएम ने नगर निगम में बैठक लेकर स्पष्ट कहा था कि वे लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने डोर टू डोर कूड़ा उठान, निगरानी और जागरूकता अभियान को लेकर फीडबैक भी लिया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। जब हमने रिव्यू किया है सफाई व्यवस्था का, तो उसमें ये पाया गया है कि जो हमारी प्राइवेट एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, जो आउटसोर्सिंग एजेंसीज हैं सफाई व्यवस्था में, उनके एनफोर्समेंट को स्टर्न करने की आवश्यकता है, सख्त करने की आवश्यकता है। उनके कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के क्लॉजेज ठीक से मैनेज नहीं हो पा रहे थे। एज पर देयर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट उनको रूट टनेज, जो हमारी बेड टनेज है, और रूट कवरेज, ये 2 क्राइटेरिया पे उनको हमने 45 दिन की मोहलत दी है।
हर एक 15 दिन में ये 2 क्राइटेरिया उनके रिव्यू किए जाएंगे। उधर लालकुआ में आवारा पशुओं का आतंक रोकने के लिए प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है। जिला प्रशासन के निर्देश पर लालकुआ नगर पंचायत के साथ विभिन्न विभागों की टीम ने 7 आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला भेज दिया है। लालकुआ नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी राहुल सिंह ने बताया कि 4 टीमें बनाकर इस अभियान की शुरुआत की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सड़कों पर आवारा पशु छोड़ने वाले मालिकों की पहचान की जा रही है, जिसके बाद जो है उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जैसे आपकी जानकारी में है कि नगर से लगे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में जानवरों द्वारा काफी फसलों को नुकसान किया जा रहा है और पीछे कुछ दिनों में लगातार दुर्घटनाएं भी हुई हैं, जिसकी वजह से जिला प्रशासन और एसडीएम साहब द्वारा निर्देशित किया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसका अभियान चलाया जाए। नगर क्षेत्र और इसके आसपास के क्षेत्रों में हमारे द्वारा पूर्व से ही लगातार इसमें पिछले 3 दिनों पहले तक हम लोग पकड़ रहे थे और गौशाला भेज रहे थे, लेकिन अभी इधर ग्रामीण क्षेत्र के लिए निर्देशित किया गया है सर द्वारा, क्योंकि वहां पे कोई एजेंसी नहीं है। उधर खटीमा में सर्राफा एसोसिएशन एवं गणेश मित्र मंडल महाराष्ट्र द्वारा गणेश महोत्सव के 5वें दिवस पर गणपति बप्पा मूर्ति विसर्जन के अवसर पर भक्तों एवं श्रद्धालुओं ने खटीमा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए शोभा यात्रा निकाली। वहीं ढोल नगाड़ों के साथ नृत्य करते हुए जमकर अबीर गुलाल उड़ाया। इस दौरान गणपति बप्पा मोरया, अगले वर्ष तू जल्दी आना के नारों से पूरा खटीमा शहर गूंज उठा। आपको बता दें कि खटीमा नगर भ्रमण के पश्चात शोभा यात्रा बनबसा बैराज के लिए प्रस्थान किया, जहां गणपति बप्पा की मूर्ति का विसर्जन किया गया। वहीं गुरुवार को खटीमा रामलीला ग्राउंड में विशाल भंडारा का आयोजन भी किया जाएगा। 11 वर्षों से स्थापना कर रहे हैं खटीमा के अंदर और 5 दिवस का हमारा कार्यक्रम रहता है, जिसमें आज 5वें दिवस पे विसर्जन का कार्यक्रम होता है। इस वर्ष 7 फीट की मूर्ति की स्थापना की गई थी 7 सितंबर को और आज भव्य शोभा यात्रा के साथ अबीर गुलाल ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते खुशी से हम लोग गणपति बप्पा का विसर्जन करने बनबसा बैराज तक जाएंगे। नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए अपने वाहनों से सुइया है चुंगी से अपने वाहनों से हम लोग यात्रा को लेकर विसर्जन के लिए जाएंगे। उधर हरिद्वार में हर की पेड़ी और कई संवेदनशील क्षेत्रों पर ड्रोन उड़ाकर कुछ लोग नियमों का भी धज्जियां उड़ा रहे हैं और बिना परमिशन ड्रोन से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पेज चलाने वाले लोग अपनी फॉलोइंग बढ़ाकर खूब चांदी काट रहे हैं, जबकि इससे संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। अवैध रूप से ड्रोन उड़ाने वालों पर पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही है। आपको बता दें कि ड्रोन को उड़ाने और वीडियो शूट करने के लिए गाइडलाइन बनाई गई हैं। बिना प्रशासन की परमिशन के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता। इस बाबत पूछे जाने पर हरिद्वार के एसएसपी कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। अगर बिना परमिशन के ड्रोन इस तरीके से उड़ाया जा रहा है तो मेरा मानना है आप तत्काल पुलिस को इस संबंध में अवगत कराएं, क्योंकि अगर प्रशासन की या पुलिस की अनुमति के बिना किसी भी प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है और अगर कोई इसको उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पे मैंने कहा जो हमारे महत्वपूर्ण जो इंस्टॉलेशन हैं जहां पर सिक्योरिटी को लेकर लगातार हम लोग कंसर्न रहते हैं, वहां पर किसी भी प्रकार की ऐसी एक्टिविटी बिना अनुमति के नहीं की जानी चाहिए। उधर कोटद्वार में भी मंकी पॉक्स को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट घोषित कर दिया है। मंकी पॉक्स के संभावित खतरे को देखते हुए कोटद्वार के बेस अस्पताल में से निपटने के लिए उचित कदम उठा लिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग हर हालत से निपटने के लिए लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। वो पॉपुलर नहीं है और हमारे यहाँ इस तक कोई केस अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन जैसे जो शासनादेश जिससे जारी हुआ है उसके जो हम लोगों के लिए नोटिसिंग आई है उसके आधार पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर कोई इस तरह का केस आएगा तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई रिपोर्टिंग नहीं है।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। बेटे